नमस्कार जी, स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़िए और आज के नतीजों का एक पोस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। कौन जीता, कैसे जीता, कितने वोट पड़े ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन कहाँ कौन चूक गया इसकी चर्चा भी तो जरूरी है। इसकी चर्चा जरूरी है और वही चर्चा हम लोग करेंगे। रंजीत सिंह जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? और मुझे ये भी बता दीजिएगा, तमाम साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। बहुत से लोग जुड़ गए हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम इसको एक ही बार शुरू करेंगे। तब तक कोई बातचीत हो जाए। रेहान जी, अनिता कंवर जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है, मैं जानना चाहता हूँ, और फिर हम इसको जो है शुरुआत करेंगे। मैं नहीं चाहता कि बीच में हमारा कोई तारतम्य टूटे, इसलिए इन चीज़ों को पहले ही थोड़ा तय कर लें। आवाज़ आ रही है अनिता कंवर जी? रंजीत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ अनिता जी, रंजीत जी, कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। राकेश मल्होत्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर जेस्चर। मेरी आवाज़ आपको आ रही है, नहीं आ रही है, साफ आ रही है, नहीं आ रही है? और रामेश्वरम जी नमस्ते, आपका ओम भी स्वीकार्य है मुझे। संजीव राणा जी कैसे हैं? ओ भाई जल्दी तो बोल लेंगे हैप्पी पठानिया तब जब तुम बताओगे कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई बता दे आ रही है कि नहीं आ रही है तो बोल पड़ेंगे। पता लगे बाद में चिल्लाओगे कि नहीं जी आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो भी देखना पड़ता है। आ रही है बिल्कुल, रंजीत सिंह जी ने बता दिया है। और रितेश शर्मा जी आपका भी स्वागत है। पठानिया जी शायद जल्दी में उनको कहीं पार्टी में जाना होगा। सुनीत अग्निहोत्री जी, डोला ठाकुर जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बलवंत जी, तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये एक ऐसा एनालिसिस है आज के चुनाव का जो मेरा दावा है कि कोई और नहीं करेगा। एनालिसिस आप भी कर रहे होंगे और पत्रकार भी कर रहे होंगे, लेकिन एक एक चीज का एनालिसिस करेंगे। ये महज 4 सीटों का उपचुनाव नहीं था। इस उपचुनाव को 2022 के लिहाज से देखा जा रहा था। ऐसे में कई चीजें तय होनी थी और वो हुई भी। फिलहाल कांग्रेस ने जीत का चौका मार दिया है। जो कांग्रेस पूरे देश में औंधी पड़ी है वो यहां अब तन के खड़ी हो गई है। कल तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहां नेतृत्व विहीन है। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं बचा है। लेकिन जनाब वो कहते हैं ना, बीजेपी का ही एक नारा है, संघे शक्ति कलयुगे, तो सारे इकट्ठे हो गए कांग्रेस वाले और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी ना तो बीजेपी को उम्मीद थी, ना जयराम ठाकुर को उम्मीद थी, और ना ही उन नीति नियंताओं को जिन्होंने टिकटों को लेकर बीजेपी में घमासान मचाया। किसी को उम्मीद नहीं थी इस चीज की कि ये 4-0 हो जाएगा। कोई कह रहा 3-1 होगा, कोई कह रहा 2-1, 2-2 हो जाएगा, लेकिन सब मान के चल रहे थे कि अगर 2-2 होता है तो भी बात बन जाएगी। लेकिन ये तो जनाब 4-0 हो गया। और कैसे हो गया आप इसको देखिए। इसके बहुत दूरगामी रिजल्ट होंगे, मैं आपको कह रहा हूं। 8 जिलों में, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, 8 जिलों में चुनाव हो रहा था। 8 जिलों में 20 सीटों पे, 68 सीटें हैं, 20 सीटों पे चुनाव हो रहा है। और उन 8 जिलों में से 7 जिलों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है, वो पिछड़ गई है। चारों सीटें तो हारी ही हैं, लेकिन जो 20 विधानसभा के सेगमेंट इसके अंडर आते थे, 3 सीटों के, ये का तो अलग अलग था 3 विधानसभा के, और 17 विधानसभा की कंस्टिट्यूंसी आती हैं मंडी के अंदर। उन 20 में से बीजेपी सीधे सीधे 12 में हार गई है। और जो 8 बची हैं वो सिर्फ मंडी जिले की बची हैं, जहां बीजेपी को बढ़त है, कहीं 1000 की, कहीं 2 की और कहीं ज्यादा की। तो इसका क्या मतलब है? आप देखिए, पूरे का पूरा ट्राइबल साफ हो गया, क्लीन स्वीप हो गया वहां पे। लाहौल स्पीति में तो थोड़े दिन पहले जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें भी इसके कुछ कमिंग इवेंट्स, कास्ट देयर शैडोज बिफोर के तर्ज पर इसके कुछ संकेत मिल गए थे। मतदान से एक दिन पहले वहां पे जिला परिषद पे कांग्रेस ने कब्जा किया। लाहौल स्पीति, किन्नौर और भरमौर ट्राइबल एरिया की 3 सीटें मंडी संसदीय सीट में आती है, और वहां पे जी तीनों में सफाया हो गया, तीनों में कांग्रेस की लीड है। इसके अलावा कुल्लू जिला पूरा पूरा क्लीन स्वीप हो गया। 4 सीटें हैं कुल्लू जिला में, चारों जगह। शिमला की रामपुर सेगमेंट में कांग्रेस की लीड है, और मंडी में भी एक सेगमेंट में कांग्रेस की लीड है, और वो सेगमेंट है नाचन, मुख्यमंत्री के पड़ोस का मामला है। और अगर आदमी का पेट और पड़ोस, कहावत है पहाड़ की, पेट और पड़ोस बोल देते हैं आम भाषा में उसको, वो सही नहीं है तो फिर गड़बड़ है, और वो गड़बड़ हुई है। जिस गड़बड़ की किसी ने कल्पना नहीं की थी वो हो गई है
अब बीजेपी को ये सोचना होगा कि यहां से कहां जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का यह दावा है कि अब 4-0 में से उसने डैश हटाना है और 2022 में 40 कर देनी है। अक्सर चुनावों में जब सरकार पलटी है तो ऐसा होता रहा है। इस बार बीजेपी की भी 40+ सीटें थी, कांग्रेस की सीटें, कांग्रेस हारी और जो जीती बीजेपी तो उसकी 40+ सीटें थी। अब कांग्रेस ये दावा करने लग गई है कि वो 4-0 के बीच से डैश हटाएगी और वो 40 हो जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो 2022 में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस रियली उसका जो मोरल है वो अप है। बीजेपी को कई नए सिरे से सोचना होगा इन चीजों पे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मंडी हारे हैं 7490 से, जुब्बल कोटखाई हारे हैं, वहां तो हारे हैं बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी हारी है। कांग्रेस ने जीती है 6923 से, वहां तो बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। फतेहपुर में 5789 वोटों से, 5789 वोटों से हारी है बीजेपी, और अर्की में 3277 वोटों से हारी है। ना नीलम सूट किया ना रतन सूट किया, और जो बाकी बचे उन्होंने भी हरा दिया। तो ये चारों सीटें इस तरह से गई हैं। लेकिन मंडी का आप देखिए, मंडी में भरमौर में चंबा का है सेगमेंट, 4153 की लीड है कांग्रेस को। ट्राइबल का सेगमेंट दूसरा है मंडी का, लाहौल स्पीति का, 2144 की लीड है कांग्रेस को जी। वोट कम होते हैं यहाँ पे ट्राइबल एरिया में, इसलिए लीड इतनी भी है, लेकिन है, इस लीड ने फर्क डाला है। उधर किन्नौर ट्राइबल सेगमेंट है 4977 की, लगभग 5000 की लीड वहां से आई है, जबकि कहा जा रहा था कि किन्नौर में बहुत ज्यादा काम किया है और नहीं होगा। तो ये है जी। और इसके बाद कुल्लू की जो चलता है मामला, मनाली में बीजेपी पिछड़ी है जी 1841 वोटों से। कुल्लू में 3596 वोटों की, लगभग 3600 वोटों की लीड है कांग्रेस की। 1878 की लीड है बंजार में। एक लीड में आपको बता रहा हूं, 5541 की लीड है आनी में। आनी के बारे में ये दावा किया जा रहा था कि आनी जो है मुख्यमंत्री के जो सिराज वाला एरिया उसके साथ का मामला है, तो वहां मिलेगी, लेकिन नहीं। कुल्लू की चारों सीटों पे कांग्रेस को लीड है। अब इसका 2022 में क्या मतलब निकलता है ये आप जानते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत बीजेपी को यहां करनी होगी। इन 7 सीटें तो सीधे सीधे चली गई जी। इसके बाद करसोग में बीजेपी की लीड है जी, बीजेपी की लीड है करसोग में 1264 की, और सुंदरनगर में बीजेपी की लीड है 2015 की, लेकिन नाचन में 2571 की लीड है कांग्रेस की जी। 2571 की लीड है कांग्रेस की। सिराज में मुख्यमंत्री के अपने घर में 19,903 की लीड है बीजेपी की, लेकिन फिर वहां रामपुर में 19,253 की लीड है वीरभद्र सिंह के अपने घर में, कांग्रेस के अपने गढ़ में वहां 19,253 की लीड है। यानी सिर्फ 678 का फर्क है यहां पे। 678 आप रही बीजेपी, दोनों के कंपैरिजन को करें तो। लेकिन ये कंपैरिजन कहां कम हो गया, जहां कांग्रेस जो है पिछड़ गई सुंदरनगर और नाचन में जी, नहीं माफ कीजिएगा, बीजेपी पिछड़ गई नाचन में। वहां पे नाचन में उसको 2571 की लीड है, मार्जिन है लीड का, तो वहां पे बीजेपी पिछड़ गई और यहां पे मामला गड़बड़ा गया। तो इसी तरह से द्रंग की अगर बात करें तो द्रंग में कांग्रेस को लीड नहीं है, बीजेपी को लीड है, मार्जिन है 19,000 का सिराज का, और द्रंग का है 2621 का। जोगिंदरनगर में 7,144 की लीड है बीजेपी को, 3,182 की लीड है मंडी सदर में। मंडी सदर में काफी देर तक कांग्रेस आगे चलती रही, लेकिन अंततोगत्वा 3,182 की लीड मंडी में बीजेपी ने मैनेज किया है। 1,015 की लीड सिर्फ बल से है, बल में बीजेपी के विधायक हैं, और कहा जा रहा था कि यहां से 10,000 की लीड आएगी, तो 9 तो यही कम हो गए। 3182 की लीड है सरकाघाट में, यहां से अच्छी लीड बीजेपी चाह रही थी, लेकिन यहां कम हुई है। तो ये जो सेगमेंट थे बल का, सरकाघाट का और नाचन का, यहां पे झटका लगा है, लीड कम हुई है, और नाचन में तो कांग्रेस को मिल गया। और इस तरह से प्रतिभा सिंह ने वो इतिहास बदल दिया है जिसमें यह कहा जाता है कि मंडी का एमपी हमेशा सत्ता पक्ष का ही बनता है, वो कभी विपक्ष में नहीं बैठा। ये पहली बार है कि मंडी ने विपक्षी दल के एमपी को जिताया है। यानी लोकसभा में जिसका राज होता है मंडी में उसी का सांसद होता है। यह मंडी का अब तक का इतिहास था। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है,
जो कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से लगातार चारों सीटों पे हार रही थी, 14 में, 19 में, उस कांग्रेस की री एंट्री हो गई है लोकसभा में इस चुनाव के चलते। कहा तो ये जा रहा है ना कि 7,000 का फर्क कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? 12,000 से ऊपर तो नोटा पड़ा है, कुल मिला के 14,000 नोटा पड़ा है, लेकिन मंडी में ही जो नोटा है वो 12,626 पड़ा है। आप उसमें 7490 भी मिला दीजिए, क्योंकि नोटा को माना जाता है कि उनके खिलाफ है, तो देखिए कहाँ जाता है मामला। हार तो एक वोट से भी हार होती है, लेकिन बजाय इसके कि आप इसे स्वीकारें, आप कहें कि नहीं जी जनरल छोटी सी हार है, ऐसा नहीं है। 4 लाख का मार्जिन कम करके फिर अगर कोई 7,000 से जीतता है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी तब जब वो विपक्ष में हो। मुख्यमंत्री लगातार मंडी में डेरा डाले हुए थे, लगातार पूरा दिन भर रैली करते थे, रात को मंडी में आके मीटिंग करते थे, लेकिन इसके बावजूद गड़बड़ हो गई। लेकिन ये गड़बड़ एक जगह नहीं हुई, गड़बड़ सारी जगह हुई, और इस गड़बड़ी की अब आप जानना चाहेंगे कि वजह क्या रही होंगी। इस गड़बड़ी की वजह भी तो रही होंगी ना, वो आप जानना चाहते होंगे। तो बीजेपी को जो ये झटके लगे हैं, इन झटकों की वजह क्या है, वो क्या वजह है जिसकी वजह से बीजेपी हारी, इसकी चर्चा करेंगे, उसके ड्रॉबैक्स की चर्चा करेंगे, और इसके अलावा चर्चा ये भी करेंगे कि कांग्रेस के क्या प्लस पॉइंट थे, कांग्रेस के क्या प्लस पॉइंट थे। मुझे मलिकजादा मंजूर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि उन्हें ठहरे पानी ने डुबोया जिन्हें समंदर का अंदाजा बहुत था। उन्हें ठहरे पानी ने डुबोया जिन्हें समंदर का अंदाजा बहुत था, और बीजेपी के साथ भी यही हो गया। उन्हें समंदर का अंदाजा बहुत था, लेकिन वो ठहरे पानी में डूब गए। कैसे डूबे? एकला चलो। बीजेपी ने सारा मामला मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया, बाकी लोग पूंछ बन के, जहां मुख्यमंत्री जाते पूंछें साथ चली जाती, बैठती, और उसके बाद अपने घर में घुस जाती। हकीकत यही थी। अब एक अकेला क्या करता? मुख्यमंत्री ही वहां उनके स्टार प्रचारक थे मेन। कांग्रेस ने जोर लगाया, हालांकि बाकी नहीं लाया उनको। कन्हैया कुमार आए, हुड्डा आए, आनंद शर्मा आए, भूपेश बघेल भी आए, बाकी नहीं आए, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अकेले लड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये चीज भी बीजेपी पे भारी पड़ गई, क्योंकि बाकियों ने तय कर लिया कि मुख्यमंत्री ही जिताएंगे। बाकी वो कहते हैं ना कि जो शातिर लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी जीतेगा तो हम, हारेगा तो नेता। तो वही बात होगी, और अपने कमांडर को सहयोग नहीं किया बीजेपी ने उतना जितना करना चाहिए था। उन्होंने 68 रैलियां करी, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष ने 40 करी, 28 का फर्क है। विक्रमादित्य ने 70 करी, प्रतिभा सिंह ने 50 करी, सीएलपी लीडर ने 50 करी, कांग्रेस के अध्यक्ष ने 50 करी। अंतर नहीं है इनमें, लेकिन यहां देखिए कितना बड़ा अंतर है। पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 40 जनसभाएं की, ये उन्हीं का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। 68 करी मुख्यमंत्री ने, 28 का फर्क तो यहीं पे है। केंद्रीय मंत्री ने सिर्फ 10 रैलियां करी, आपने 10 में बुलाया। शांता कुमार ने 3 रैलियां करी, एक दिन आए, 3 रैलियां, एक दिन फतेहपुर गए, एक दिन मंडी आए, 2 मंडी में करी और 1 फतेहपुर में करी। प्रेम कुमार धूमल को आपने बुलाया ही नहीं, उसको आपने उस सेगमेंट को ही पूरा छोड़ दिया, धूमल के सेगमेंट को ही पूरा छोड़ दिया। कहने को फिर इसका मैसेज क्या गया? इसका मैसेज ये गया कि बीजेपी अब इस तरह से चल रही है कि जो है मौजूदा लोग वही हैं, ना पुरानों की परवाह है ना नयों की परवाह वाला मामला चेतन बरागटा से आ गया। तो ये मैसेज गलत चला गया। उसके बाद कई चीजें हुई, बयानबाजियां हुई कि जी जिस महिला का पति चला जाता है वो तो घर पे बैठती है, इस तरह की भी बयानबाजियां हुई। उन्होंने भी मुद्दों को डाइल्यूट किया और मुद्दे उनके हाथ से छूट गए। कांग्रेस ने एक गलती शुरू में करी, करगिल वाला बयान देके, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना मुंह सील लिया, और सिर्फ उनके मुंह से अगर आवाज निकली सोते जागते तो यही निकली, महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़कें ठीक नहीं है, शिक्षा के संस्थानों में प्रबंध ठीक नहीं है, स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर नहीं है, कोरोना में घोटाले हुए। उन्होंने सीधा फोकस कर दिया इन चीजों पे। ये कहीं ना कहीं लोगों को टच कर गया। 4 लेन के मसले को उन्होंने उठाया, जिससे सीधे तौर पर खुशहाल सिंह जुड़े हुए थे, ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह उससे जुड़े हुए थे, उस मसले को उन्होंने उठाया। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने लोगों को ये भी संदेश दे दिया कि भैया 2022 की लड़ाई तो बात की है, अगर इसमें हार गए तो 2022 में लोगों को यकीन नहीं होगा कि कांग्रेस कुछ कर सकती है, इसलिए ये यकीन दिलाना जरूरी है। कांग्रेस ऐसे होगी, अभी तो कांग्रेस ऐसे थी, इस चुनाव से पहले ऐसे थी, ये सुक्खू कांग्रेस, ये राठौर कांग्रेस, ये आशा कांग्रेस, ये मुकेश कांग्रेस और ये
वीरभद्र कांग्रेस या कह लीजिए विक्रमादित्य या प्रतिभा सिंह कांग्रेस। लेकिन ये चुनाव प्रचार में ऐसे ऐसे होते ऐसे होगी और फिर ये मुष्टि बन गई तो इनका प्रहार भी तगड़ा हो गया। लेकिन बीजेपी की कलियां खिलती गई और बिखरती गई। लोग ढूंढ रहे थे धूमल नाम की कली कहाँ है, नहीं है। लोग ढूंढ रहे थे कृपाल परमार नाम की कली कहाँ है, नहीं दिखी। लोग ढूंढ रहे थे गोविंद शर्मा नाम की कली कहाँ है। कृपाल परमार भी सांसद रहे हैं, गोविंद शर्मा 2 बार के एमएलए रहे हैं, लेकिन गायब हैं। ये चीजें बीजेपी को महंगी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि किसी को चलना है तो चले, नहीं चलना है तो हम तो जीत रहे हैं। ये जो सोच थी वो बीजेपी को ले डूबी। ये जो सोच थी ये बीजेपी को ले डूबी और इसकी वजह से बीजेपी को परेशानी हो गई। और अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस ने चौका मार दिया, बीजेपी डिफेंड नहीं कर पाई। और दिलचस्प बात देखिए, 4000 से कम वोट मिले जुब्बल कोटखाई में। पार्टी की बहुत ज्यादा फजीहत हुई। 45 लोग निकाले बीजेपी ने वहां। जब चेतन बरागटा इंडिपेंडेंट लड़ने पे आगे, बीजेपी ने अपने अलग अलग जो मोर्चे होते हैं, मंडल होते हैं, जो है 45 लोग निकाले 3 दिन के भीतर। क्या जरूरत थी? अगर कोई काम कर रहा था आपके खिलाफ, आप चुपचाप उसकी लिस्ट बनाते। लेकिन जब आपने उनको निकाल दिया तो वो और खुल के आ गए। ऐसे उनके मन में भी रहता कि नहीं, पार्टी ने कुछ नहीं किया तो चलिए कोई बात नहीं, अपना वोट डालेंगे। लेकिन फिर उन्होंने और के मैनेज किए, वो हुए। लेकिन इसके बावजूद चेतन बरागटा रह गए। तो बीजेपी की नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। और कैसे डूबी ये हमने आपको बताया कि एक ही आदमी पे सारा कुछ छोड़ दिया गया। एक ही आदमी पे सारा कुछ छोड़ दिया। वो क्या करता? ही ट्राइड हिज बेस्ट। 68 रैलियां एक अकेले आदमी ने कर दी। उसके साथ जो दूसरे नंबर वाला था, जिसको करनी चाहिए थी, चुनाव तो पार्टियां लड़ती हैं, जिसको करनी चाहिए थी वो 40 पे बैठा। उन 40 में भी क्या था, आधी तो मुख्यमंत्री के साथ थी कि मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा के ले जाओ, मैं रैली कर दूंगा। संगठन के लोग इस तरह से चुप बैठ गए। और दूसरा, गलतियां बहुत ज्यादा हुई हैं। देखिए, जुब्बल कोटखाई में सबसे बड़ी गलती हुई, आपने परिवारवाद के नाम पर टिकट काट दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को मना नहीं पाए। आपने उसको छिटकने दिया, तो वो छिटक गया तो दिक्कत होगी। फतेहपुर में आपने मना लिया, आपने नामांकन नहीं भरने दिया कृपाल परमार को, लेकिन उसके बाद आपने उनको छोड़ दिया कि घर में बैठे तो बैठे रहो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। उसका असर हुआ। अगर नेता घर पे बैठ गया तो उसके सपोर्टर जो थे, उनके लिए जो मैसेज है वो अपने हिसाब से निकालते हैं। वो लोगों ने निकाला और वहां पे फजीयत हो गई, पार्टी हार गई। गनीमत यह रही कि तीसरे नंबर पे नहीं आई, लेकिन हार गई। वहां भी आपने क्या संदेश दिया कि जो आदमी पिछला चुनाव बागी होकर लड़ा था, आपने उसको टिकट दिया, लेकिन जिसको आपने 4 साल एमएलए बना के रखा, उस आदमी को टिकट नहीं दिया। और जब टिकट नहीं दिया और उसने बगावत नहीं भी की, तो भी आपने उसको एक बार भी बुलाने की कोशिश नहीं की कि मेरी फलां जगह जनसभा है, आप आइए या आप पार्टी के साथ चलिए। कहा जी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको बैठने दो। ये जो सोच थी ये ले डूबी, ये सोच ले डूबी जी। और जब आप सोच ले डूबी तो अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब कई चीजें बदल गई हैं जी, कई चीजें बदल गई हैं। जबकि मैंने कहा कि दूसरी तरफ कांग्रेस, देखिए मंडी की जो जीत है, श्रेय लेने वाले बड़े आएंगे। फेल्योर हैज, कहते हैं ना कि सक्सेस हैज सो मेनी फादर्स एंड फेल्योर हैज नन। अब बीजेपी हार गई है तो सारी चीजें मुख्यमंत्री के सिर पे चली जाएंगी, जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री को अकेले छोड़ा था। और वहां जीत गए हैं तो सारे जश्न मनाने आएंगे, सारे दौड़ पड़े, मंडी सब दौड़ गए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मंडी का अगर जश्न का, जीत का कोई हकदार है तो है विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह। जब चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, तभी से विक्रमादित्य सिंह ने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, रामपुर में, किन्नौर में, आनी में, कुल्लू में, लाहौल में, भरमौर में रैलियां करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने लोगों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत पहले यह तय कर लिया था कि उनकी माता जी को चुनाव यहीं से लड़ना है। और जब प्रतिभा सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने में ताल ठोकी तो उसका क्या फायदा भी कांग्रेस को मिला कि पूरी की पूरी बीजेपी उनको हराने के लिए लग गई और तीनों जगह पे मामला हाथ से छूट गया। रिलैक्स हो गए सारे। मुख्यमंत्री का कंसल्टेशन हो गया। मुख्यमंत्री ने 13 दिन के चुनाव प्रचार में 8 रातें मंडी और खासतौर से सिराज में गुजारी हैं। मुख्यमंत्री की सिराज में मेहनत दिखती है सिराज में मुख्यमंत्री की। वहां से 19,903 की, इसको लगभग 20,000 मानिए लीड है, लेकिन बाकियों की कहां दिखती है? बाकियों की कहां दिखती है? जो रामपुर में जिनकी ड्यूटी लगी थी, बाकी जगह जिनकी ड्यूटी लगी थी, उनकी कहां दिखती है?
जो दमगजे भर रहे थे इस बार रामपुर टोटल पलट जाएगा, पलट गया? नहीं पलटा। क्यों? बातों से कुछ नहीं होता, बातों से कुछ नहीं होता। बड़ी पुरानी कहावत है कि गल्ला ने गल नहीं बढ़ दी, ये पहाड़ी की कहावत है। तो ये है जी। और लगातार क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रही, महंगाई वाले मुद्दे को, उस मुद्दे ने हर किसी को परेशान किया। 105, 106, 102 के आसपास पेट्रोल है सब जगह, अलग अलग जगहों पे, लोगों को ये चुभता है। सरसों का तेल ऐसे बढ़ा जैसे वो दिवाली का रॉकेट जाता है ना ऊपर शूं करके, वैसे गया। 4-6 महीने के अंदर अंदर 120 वाला तेल जो है वो 250 पे आ गया। पिछले महीने 235 था जी, अगले महीने 250 हो गया, ये अगले हफ्ते जो है 250 से बढ़ के 260 हो गया। लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आखिर? कोविड ने पहले लोगों को लूट लिया था। लोगों का जो जमा पूंजी थी वो कोविड में लगी, लॉकडाउन में अपने आप को बचाने में लगी, परिवार का पोषण करने में लगी। अब वो खाली थे। बजाय उनके कि उनके लिए कुछ इस तरह से इंतजाम किया जाता, उनको कुछ राहत दी जाती, उल्टा मतदान से एक दिन पहले फैसला हो रहा है कि डिपो में अंगूठा लगाने के 25 पैसे में लगेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान 2 बार इस तरह के फैसले के बयान आए कि ये डिपो की दाल है, डिपो का तेल महंगा हो जाएगा। भाई यार क्या कर रहे हो? एक आदमी लड़ रहा है और बाकी लोग ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है। विक्रमादित्य सिंह निश्चित तौर पे, मेरे ये दर्शक बता रहे हैं, निश्चित तौर पे परिपक्व हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ले दे के जी मामला ये है कि 20 में से 12 जगह पे, 12 विधानसभा में सीधे तौर पर कांग्रेस हार गई है और उसकी एक सीट संसद में बढ़ गई है, एंट्री होगी, री एंट्री होगी उसकी संसद में, और विधानसभा में भी उसने एक सीट बीजेपी से छीन ली है। अर्की और फतेहपुर उसी की सीटें थी, उन्होंने रिटेन करी हैं, लेकिन उन्होंने जुब्बल कोटखाई की सीट छीन ली है। जुब्बल कोटखाई में चेतन बरागटा को देखिए कैसे उनकी जो है पहिया फंसा उनकी गाड़ी का, उनके रथ का, वो बहुत बिल्कुल उससे चल रहे थे। जुब्बल और कोटखाई में जब मतदान हुआ था तो कोटखाई जहां से वो रहते हैं, खुद रहते हैं, जैसे बिलोंग करते हैं चेतन बरागटा, वहां 2000 वोट ज्यादा थे, जुब्बल में कम थे। सुबह जब काउंटिंग हुई, कोटखाई वाला जो मामला खुला, तो उन्होंने लीड लेनी शुरू करी। पहले दौर में पिछले, उसके बाद लगातार ऊपर गए और 4000 के आसपास जब लीड होगी तो लगा कि अब ये लड़का पीछे नहीं आएगा। लेकिन मामला पलटा जुब्बल में जाके। जुब्बल में रोहित ठाकुर ने ना सिर्फ उस लीड को नगण्य किया, शून्य किया, बल्कि वहां से भी 4000 के आसपास की लीड ली और फिर नावर वाले बेल्ट में भी 2000 की लीड ली और अंततोगत्वा 6293 वोटों से, 6293 वोटों से वो जीत गए। तो हुआ क्या? अब देखिए बातें बड़ी होंगी, कहने को ये भी कह दिया जाएगा कि नीलम सराय की जगह अगर एक ही को टिकट दिया होता चेतन को तो जीते, लेकिन नहीं, नीलम सराय को वोट कितने पड़े? 4000 से कम। वो कितने वोटों से आ रहे? 6200 से, 6300 से। फर्क तो फिर भी 2300 का है। जब बरागटा जी जीते थे, नरेंद्र बरागटा जी, कितना फर्क था? 1000 वोटों का। इसका मतलब रोहित ने अपना वोट बढ़ाया है। 78% पोलिंग के बावजूद, 78% पोलिंग, सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है जुब्बल में। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि जो वोट पड़े हैं वो, क्योंकि ट्रायंगुलर इतना ज्यादा नहीं था, वहां पे तो सीधा मुकाबला था ना, और आजाद में 24,449 वोट पड़े हैं कांग्रेस को और 18,660 वोट पड़े हैं बीजेपी, माफ कीजिएगा चेतन को, चेतन बरागटा को। 4000 से नीचे बीजेपी है। इससे ज्यादा कमाल तो अर्की में हुआ है। अर्की में संजय अवस्थी को 30,492 वोट मिले हैं। विधानसभा के जो 3 सेगमेंट में इलेक्शन हो रहे थे, सबसे ज्यादा वोट किसी ने लिए हैं, तो 30,492, इसको 30,500 रखिए, तो ये 30,000 से ज्यादा वोट संजय अवस्थी ले गए हैं। और उनकी भी खासियत रही, वो एक भी दौर में नहीं पिछड़े, एक भी दौर में नहीं पिछड़े, और रतनपाल एक बार भी उनसे आगे नहीं हो पाए। उनको 27,217 वोट मिले और पिछले 3,277 से वो हार गए। पिछली बार वो बीरबल सिंह से 6,000 कुछ वोटों से हारे थे, लेकिन वो गैप पूरा नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या ये है कि भितरघात हुआ? और अगर हुआ तो गलती किसकी है? जब गोविंद ने, आशा परिहार ने नामांकन नहीं भरा था, मुख्यमंत्री उनको मनाने गए थे, तो क्या रतनपाल को नहीं जाना चाहिए था? क्या बाकी लोगों को नहीं जाना चाहिए? क्या वहां के जो नीति नियंता बने हुए थे बिंदल साहब, उनको नहीं जाना चाहिए था? या फिर कुछ लोग इसी तरह बैठे हुए थे कि कोई बात नहीं, जाने दो, जाती है अपना क्या जाता है? ये भी होता है बीजेपी में। लेकिन ये मामला है जी, ये मामला है
देखिए, अब कांग्रेस के जीतने से महंगाई कम होगी नहीं होगी ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ओवरऑल दोनों जगह सरकार है तो बीजेपी की ही रहेंगी। लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की एक सीट बढ़ गई है जी, कांग्रेस की एक सीट बढ़ गई है। कांग्रेस अब 21 से 22 हो गई है, बीजेपी 44 से 43 हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 20 में से 12 सेगमेंट में पिछड़े हैं, ये भी उसके लिए चिंता की बात है। विधानसभा की बात आई तो मुझे कुछ चीजें याद आ गई। विधानसभा में आपको याद होगा, जब भी बजट होता है विधानसभा का, तो शेर व शायरी के दौर आ जाते हैं। एक मुख्यमंत्री ने, इसलिए मुझे कुछ याद आ गया, वहां पे एक मुख्यमंत्री ने शेर पढ़ा था वहां पे, कि शेर पढ़ा था उन्होंने, मुख्यमंत्री सारे पढ़ते हैं कि हो जाता है जिनमें अंदाज खुदाई पैदा, हमने सुना है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। एक मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश किया था तो मुझे याद है उन्होंने ये शेर पढ़ा था कि हो जाता है जिनमें अंदाज खुदाई पैदा, हमने सुना है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सामने से उठे और उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल ये कि फिर भी तुमको यकीन नहीं है, कमाल ये कि फिर भी तुमको यकीन नहीं है। तो कुछ ये शेर जो हैं ये अप्लाई हो रहे हैं आज के सिनेरियो पे, इसलिए आपको सुनाया। एक शेर मुझे भी याद आया, ये हबीब जालिब साहब का, आपने गालिब साहब के सुने होंगे, ये जालिब साहब का, हबीब जालिब शायर का नाम है, गालिब को सुना होगा आपने, जालिब को सुनिए। वो कहते हैं कि है कोई जो लोगों के मुकाबले ठहरा हो, कोई है ऐसा लोकतंत्र में जो लोगों के मुकाबले ठहरा हो, वो कहाँ है कोई जो लोगों के मुकाबले ठहरा हो, वो कहाँ है जिन्हें नाज बहुत अपने तई था, जिनको अपने पर बहुत नाज था। और आगे शायर कहता है कि तुमसे पहले यहां जो शख्स तख्त नशीं था उसे भी अपने खुदा होने का बहुत यकीन था। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है खुदा होने का, ये ले डूबा। और अब क्या हो रहा है, अब निश्चित तौर से उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के पूर्व मीडिया सह प्रभारी और कर्मचारी नेता ऊना से जो हैं हरिओम बनोट, उन्होंने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से पूरे मंत्रिमंडल को बदला जाए, तुरंत प्रभाव से जितने भी चेयरमैन बनाए हैं निगमों बोर्डों के उनको हटाया जाए और नई टीम ले जाए। संगठन के पदाधिकारियों के भी इस्तीफे लेकर नई टीम बनाई जाए, अन्यथा दिक्कत है। अन्यथा दिक्कत क्या है, वही जो कांग्रेस कह रही है कि हमने 4 और 0 के बीच से सिर्फ डैश हटाना, 40 करना है। 40 होता या नहीं होता ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को वक्त ने आईना दिखा दिया है और चारों जगहों पे कांग्रेस जीत गई है। और मजेदार बात है कि मंडी में 12,661 वोट नोटा के गिरे हैं, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। कुल मिला के 14,457 लोग जो हैं उन्होंने नोटा को वोट डाला है सभी 20 कंस्टिट्यूंसीज में। 17 मंडी की विधानसभा की जो कंस्टिट्यूंसी है और 3 फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई में। ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक है। मंडी में हार और जीत के डिफरेंस से ज़्यादा 12,661 का नोटा है, वो ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोटा सारे का सारा अगर चला एक ही तरफ को जाना था और फिर जो हारा है उसने जीत जाना है। नोटा फिलहाल यही माना जाता है कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में रिजेंटमेंट थी, उन्होंने इस तरह से शो करी। ये नोटा 12,000 से 12 लाख पे न चला जाए, ये भी देखना होगा आने वाले 2022 के चुनाव में क्या होगा क्या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त फिलहाल हो चुका है आपसे विदा लेने का। मिलते रहेंगे, आपका बहुत सहयोग मिला, दिन में भरपूर सहयोग मिला। और एनालिसिस कैसा लगा इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है और परफॉर्मेंस का मांग रहे हैं, मैंने आपको बताया ना विक्रमादित्य सिंह की परफॉर्मेंस का कोई जवाब नहीं है। अगर जयराम ठाकुर के खिलाफ कोई खड़ा था तो वो विक्रमादित्य सिंह थे। सीधा अटैक, सधे हुए मुद्दे। प्रतिभा सिंह के बयान में कुछ गड़बड़ी हुई थी बीच में, लेकिन वो संभाल ली उन्होंने। तो ये परिपक्वता उस उम्र में आ जाएगी। तो देखिए, ये तो कमाल करने वाली बात है, कमाल करने वाली। बहुत से स्वर उठेंगे अभी कि वो बड़े नेता हो गए, लेकिन नहीं, वो अभी मंझे हुए नेता हो रहे हैं और ये अच्छी बात है। अगर कांग्रेस की लीडरशिप इस तरह से मैच्योर हो रही है, अगर कांग्रेस के बड़े छोटे सब नेताओं को पता है कि आपस में लड़ेंगे तो मरेंगे और इकट्ठे रहेंगे तो जीतेंगे, तो फिर ये एक अच्छी चीज है और इसका डेमो उन्होंने दे दिया है। कांग्रेस में अभी कई चीजें होनी है, अब होड़ शुरू हो जाएगी, लेकिन निश्चित तौर से 3-4 लोगों को इसकी जो श्रेय है वो जाएगा।
सबसे पहले किसको जाएगा श्रेय, क्योंकि सरकार तो थी नहीं, तो पार्टी लड़ रही थी, तो पार्टी का मुखिया कौन था, कुलदीप राठौर। बिना उनको श्रेय दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। यह आपका अपना मत हो सकता है कि किसको कितना देना है, लेकिन उनको श्रेय उनका मिलना है। इसके अलावा सुखविंदर सुक्खू, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के, वो जी जान से जुटे हुए थे, वो फतेहपुर में भी डिसिडेंट को बिठा के आए, अर्की उनके पास थी। कांग्रेस के दो बड़े नेता हर्षवर्धन, रामलाल ठाकुर जेएंडके में थे, उन्होंने प्रूव किया, सबने प्रूव किया अपने आप को। फतेहपुर में राजेंद्र राणा, उनकी टीम लगी हुई थी, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। मंडी में विक्रमादित्य ने सीधे सीधे प्रूव किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ा ग्रुप था कांग्रेस का, आशा कुमारी, मुकेश अग्निहोत्री, इन लोगों ने भी खूब काम किया। मुकेश अग्निहोत्री ने सीधे सीधे अटैक रखा सरकार पर, आशा कुमारी ने कुछ बड़े संजीदा मुद्दों को उठाया, और सबने जब मिलकर हमला बोला। और जो युवा फोर्स थी, चाहे वो किन्नौर से उनके जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चाहे सरका घाट वाले हैं, उन्होंने अपना अपना काम किया। किन्नौर वालों को जो है लीड मिली, सरका घाट वालों ने लीड कम कर दी। तो किसी की मेहनत जो है वो कमतर नहीं आंकी जा सकती, सबने मेहनत की, इसका हलवा सबको मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और अमना खातून जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। पंकज शर्मा जी कह रहे हैं नोटा की मजबूरी धूमल से दूरी, ये ले डूबी। आपके बयान का स्वागत है जी, ऐसा हो सकता है, ये बीजेपी को सोचना है। बहुत सी लड़ाइयां हुई बीजेपी में इस दौरान, बहुत सी लड़ाइयां हुई। संगठन मंत्री के साथ कृपाल परमार की बहस हो गई, उस पर सोशल मीडिया पे वो भी है। तो जस्टिस फॉर जेबीटी जी, बिल्कुल दीपू ठाकुर जी, जेबीटी वालों को अगर जस्टिस दिया होता तो शायद कुछ चीजें और होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक स्वर्ण आयोग की मांग हो रही थी, उस पर भी सरकार चुप रही। ओपीएस का हमने पूछा था सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से, उस पर भी चुप रहे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं दे रहा है पश्चिम बंगाल को छोड़कर, तो हम क्यों दें। तो ये प्रॉब्लम है जी। तो थैंक यू वेरी मच दीपक जी, राकेश मल्होत्रा जी, नीलमणि शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करते हैं कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरें। जहाँ कोई गलती हो आप बता सकते हैं, आपके भाई लोग हैं हम, किसी का छोटा होऊंगा, किसी का बड़ा होऊंगा, किसी का बराबरी का होऊंगा, लेकिन आप सबके विचारों का स्वागत है। अच्छा, करण जाट जी, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जानना चाह रहे हैं आप। मैं एक बार फिर से बता देता हूं जी, मैं पहले विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेता हूं। जुब्बल कोटखाई की अगर बात करें तो रोहित ठाकुर को वोट पड़े हैं जी 29,995, और इंडिपेंडेंट को वोट पड़े हैं चेतन ब्रागटा को 23,662। कांग्रेस विनर है वहां पे 6,293 वोटों से। फतेहपुर में भवानी सिंह को वोट पड़े हैं जी 24,449, और बलदेव ठाकुर बीजेपी के हैं, उनको वोट पड़े हैं 18,660, और कांग्रेस जीती है वहां भवानी सिंह पठानिया 5,789 5789 वोटों से। इसी तरह अर्की में संजय अवस्थी जीते हैं 3,277 वोटों से, उनको 30,492 वोट मिले हैं। रतन पाल जो बीजेपी के थे, उनको 27,217 वोट मिले हैं। तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियां विधानसभा की कांग्रेस ने जीती है। चौथी जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो भी कांग्रेस ने जीती है, और उसमें भरमौर में कांग्रेस को लीड थी 4,153 की, लाहौल स्पीति में 2,140 की, मनाली में 1,841 की, कुल्लू में 3,596 की, 1,878 की बंजार में, और आनी में 5,541 की। इसके अलावा करसोग में कांग्रेस पिछड़ी 1264 वोटों से, वहां करसोग में बीजेपी को लीड थी। सुंदरनगर में बीजेपी को लीड थी 215 वोटों की, लेकिन नाचन में कांग्रेस को लीड थी 2,571 वोटों की। सराद में बीजेपी को लीड थी 19,903 वोटों की। द्रंग में बीजेपी को लीड थी 2,621 वोटों की। जोगिंदरनगर में बीजेपी को लीड थी 7,144 की, और मंडी सदर में बीजेपी को लीड मिली है 3,182 की। इसके अलावा बल में बीजेपी को लीड मिली है 1,015 की। बीजेपी को ही लीड मिली है सरका घाट में 3,182 की, लेकिन रामपुर में बीजेपी को लीड नहीं मिली, वहां कांग्रेस को लीड मिली 19,253 की, और किन्नौर में भी कांग्रेस को लीड मिली 4,977 की। ये था जी, थैंक यू वेरी मच जी। और इसमें क्या बात है जानकी ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को क्यों नहीं इसका श्रेय जाएगा। अरे कमाल है भाई, महिला शक्ति ने ही तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो क्रिएट किया है। आप महिला कार्यकर्ता जितनी भी कांग्रेस की हो, कह रहे कि हमको जो है श्रेय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कांग्रेस में सबको श्रेय जाता है। मैंने आशा कुमारी का नाम लिया
कि नहीं लिया, तो वो महिला शक्ति ही है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस की महिला शक्ति ने भी काम किया। देखिए, महंगाई का अगर इशू कहीं क्लिक हुआ है तो महिलाओं की मार्फत ही हुआ होगा, महिलाओं की मार्फत होगा। इसलिए जानकी जी, अगर आपको लगा कि मैं चूक गया तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं अपने आप को फिर से कह देता हूं कि बिल्कुल जानकी जी, महिलाओं का भी इसमें योगदान रहा है, और महिलाएं 50% थी सभी जगह पे लगभग। दीपक शर्मा जी, मैं बेबाकी कायम रखूंगा, मुझे कोई चुप करा सकता है लेकिन कितनी देर के लिए मैं सच तो बोलूंगा, सच है। तो अगर आप सच से मुंह मोड़ेंगे तो सच जो है मुड़ के फिर मुंह के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने कोशिश हमेशा यही की है कि सीधी बात, किसी का कोई पक्ष नहीं, निष्पक्ष होकर बात करो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो यह जी ओपीएस को लेकर राकेश मेहरा जी, हम लोग एक मुहिम चलाने वाले हैं और हम चाहेंगे कि यही सरकार दे। हालांकि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था जी, और जेबीटी को लेकर जी, और JOAT वालों को लेकर जी। इसके अलावा मुझे कल पशु सहायकों का भी एक फोन आया था, किसी का मैसेज आया था कि उनका मामला भी लटका है, उनकी टेन्योर पूरा हो गया लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार ये भी करे जी, और अब सरकार अगर नहीं करेगी तो फिर डैश हट जाएगा 40 वाला, वो 40 हो जाएगा। सरकार को कई चीजें करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। नो हंस जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जानकी ठाकुर जी, महिलाओं का भी योगदान रहा है कांग्रेस की जीत में, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सुभाष जी, देखिए सुभाष रेलू जी, हार जीत चलती रहती है, किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जीत से बहुत ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए और हार से बहुत ज्यादा निराशा में नहीं आना चाहिए। जो हार गया है उसके पास मौका है मेहनत करने का, जो जीता है उसके सामने चुनौती है उस जीत को, उस टेम्पो को बरकरार रखने की। इसलिए हारे को राम राम, जीते को सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच।